नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन। एक बार फिर एनसीईआरटी रीडिंग को लेकर अपन हाजिर है। और आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके लिए अपन अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव से अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है। यानी कि जो अलैंगिक जनन था उसमें होता क्या था, उसमें एक पेरेंट्स होता था, अर्थात जो जनक होता था वह जनक केवल सिंगल होता था, मतलब एक होता था। लेकिन जो लैंगिक जनन आएगा उस लैंगिक जनन में क्या होगा, उस लैंगिक जनन में जनक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और वो दोनों प्रकार के गैमीट बनाएंगे। 2 प्रकार के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। उनका निर्माण होगा, बाद में उन दोनों का क्या होगा, संलयन होगा, और संलयन होकर के एक नए प्राणी का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमारी लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। लेकिन अलैंगिक जनन के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। तो ये युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। भाई जाइगोट यानी कि युग्मनस बनाते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि जो लैंगिक जनन है वो है क्या आखिरकार। लैंगिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत है। कैसा है, विस्तृत। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा सा विस्तृत है भाई। कैसा है, विस्तृत। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये विस्तृत नज़र आएगा। विस्तृत का मतलब देखिए आप लोग, एक विस्तृत प्रकार का, जटिल प्रकार का और धीमी प्रक्रिया। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या है, तो लैंगिक जनन की विशेषताएं ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है, धीमी प्रक्रिया है। तो 3 गुण हो गए लैंगिक जनन की। अब आपसे पूछा जाए लैंगिक जनन की विशेषता बताओ। पहली विशेषता तो यह है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के इनका निर्माण होता है। फिर वही युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलकर के जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। आगे चल कर के इससे नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से लैंगिक जनन क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है जी। यहाँ पर युग्मकों के युग्मन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जो संपन्न हो उसके बाद होता क्या है, जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के अथवा आपस में समरूप नहीं होती है। तो ये है सबसे बड़ी विशेषता कि अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति बनती है वो अपने जनक के समरूप नहीं होती है। एक विशेषता और हो गई मित्रों। पादप को ले लो, जंतु को ले लो अथवा फंजाई ले लो, ये सब वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यद्यपि बाह्य आकार की बाहर का आकार आंतरिक संरचनाओं और शरीर विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु यह लैंगिक जनन प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले हम उन सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करें जो इन जीवों में सामान्य है, जो इन विविध जीवों में क्या है, सामान्य है। तो कौन कौन से जीवों में कौन कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। वृद्धि की एक निश्चित अवस्था, यानी कि प्रत्येक जीव की वृद्धि एक निश्चित होती है। जैसे कोई इंसान है, जीवन में एक बार ही उसकी लंबाई बढ़ती है, बार बार उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, एवं परिपक्वता तक पहुँचता है। परिपक्व होने तक वह इंसान किस तरह से व्यवहार करता है, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन होता है। यानी कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब वो लैंगिक जनन कर ले। उसकी एक निश्चित अवस्था आती है, निश्चित परिपक्वता आती है, इसके बाद ही उनमें लैंगिक जनन होता है। वृद्धि का ये काल किशोर अवस्था कहलाता है। यानी कि ऐसी अवस्था जब कोई प्राणी लैंगिक जनन करने के लिए तैयार हो जाए, परिपक्व हो जाए, उस काल को, उस अवधि को, उस समय को हम किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है।
वृद्धि का ये काल यानी वृद्धि का काल किशोरावस्था कहलाता है। जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है, प्रजनन अवस्था शुरू हो जाती है। पादपों में इसी किशोर अवस्था को हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। जैसे कोई आम का वृक्ष है, बांस का वृक्ष है, लगभग 40 साल तक वो ऐसा ही रहता है। 40 साल के बाद उस पर पुष्पन होता है, फिर जाकर के नए बांस की प्रजाति उत्पन्न होती है। यह प्रावस्था जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। किशोर अवस्था या कायिक अवस्था की समाप्ति हो जाए तो एक नेक्स्ट अवस्था आती है जिसको बोलते हैं प्रजनन अवस्था। तो किशोर अवस्था के बाद आती है जनन अवस्था। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आप आसानी से देख सकते हो। कब देखते हो? जब उनमें पुष्प आने लगते हैं, यानी कि पुष्प आने से पहले का काल क्या कहलाता है? कायिक प्रावस्था कहलाता है। गेहूं की बात करो, धान की बात करो, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ उदाहरणों में एक पुष्पीकरण एक बार होता है, यानी कि पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोर अवस्था अथवा वयस्कावस्था क्या कहेंगे? तो अपने क्षेत्र में कुछ पेड़ों का आप निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आम, सेब, कटहल आदि फल मौसमी होते हैं? यानी कि ऐसे पादप जिनमें मौसम के अनुसार फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उनको मौसमी पादप कहते हैं, मौसमी प्रजनक कहते हैं। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? हो सकते हैं ऐसे भी। तो पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। ऐसे पादप जो वर्ष में एक बार पुष्पन करते हैं, फलन करते हैं, उनको एक वार्षिक, और 2 वर्षों में फलन होता है तो द्विवार्षिक कहते हैं। ये सभी स्पष्ट कायिक, जनन और जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ, जैसे बांस की जाति के पादप, अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप की बात हम करें, इसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना। क्या नाम है? स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना, ये नाम है भाई, स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना। स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना यानी कि इसको बोलते हैं नीला कुरेंजी। 12 वर्षों में एक बार फूल आते हैं इसमें। आप में से अधिकांश तो ये जानते होंगे कि ये पादप सितंबर अक्टूबर के दौरान इतने पुष्प पैदा किए 2006 में। ये 2006 की बात है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, किनसे संबंध इसका? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा दिखाई पड़ा। कालीन दिखाई दिया, मतलब इसका दृश्य सैलानियों को एक बड़ी संख्या में इनकी ओर आकर्षित करता है। अधिकतर प्राणियों की किशोर अवस्था की समाप्ति उनके प्रजनन पूर्व उनकी शारीरिकी, उनकी आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में प्रजनन की अवधि क्या होती है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें जनन परिपक्वता का पता लग सके? प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? अथवा क्या ये किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है क्या? कोई भी पक्षी होते हैं साल भर अंडे देते हैं। मेंढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में पक्षी केवल विशेष मौसम आने पर अंडे देते हैं। विशेष मौसम में अंडे देते हैं, हर किसी मौसम में अंडे नहीं देते। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुर्गी पालन होता है वहाँ वर्ष भर अंडे देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे मामले में अंडे देने का कार्य जनन प्रक्रिया से संबंधित न होकर किसी बड़े पैमाने पर व्यापार की उत्पत्ति है, जो मानव का कल्याण हो सकता है।
उस प्रक्रिया से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मानव का कल्याण कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि मुर्गी पालन में मुर्गी जो अंडे देती है साल भर, क्या है वो? तो वो एक प्रकार का मानव कल्याण है भाई। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक अथवा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे कि गाय, भेड़, चूहों, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे जाते हैं। इसे मध्य चक्र कहते हैं, ऑयस्टर साइकिल कहते हैं। मध्य चक्र, ऑयस्टर साइकिल क्या होता है? ये जानवरों में होता है और इस मध्य चक्र में 21 दिनों की अवधि होती है लगभग इसमें, और इस दौरान रक्त स्त्राव नहीं होता है। यानी कि जानवरों में जो मध्य चक्र होता है उसमें कोई रक्त स्त्राव नहीं देखा जा सकता, जबकि हम प्राइमेट, बंदर, एप्स, मनुष्य में देखें तो ये ऋतु स्त्राव चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारियों जो विशेषकर प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक कहते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं और इसी कारण इसे सतत प्रजनक कहते हैं। यानी कि जो लगभग किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। क्या मनुष्य कैसा प्रजनक है? मनुष्य सतत प्रजनक है, लगातार प्रजनन कर सकता है। इस तथ्य से सभी परिचित है कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं, ये हम लंबी आयु तक जीवित रहे। परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? बूढ़ा किसे कहते हैं? प्रजनन आयु की समाप्ति को ही जीर्णता या वृद्धा अवस्था का सूचक मापदंड माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सवर्ती परिवर्तन, उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती है, शरीर में सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, तो व्यक्ति धीरे धीरे वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। पादप एवं प्राणियों दोनों में ही 3 प्रावस्थाओं के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं भाई। यानी कि कब बुढ़ापा आएगा, कब तक जवानी रहेगी, ये सब करने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। और हार्मोन तथा कुछ विशेष प्राकृतिक कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं, व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हमारे सामने घटित होती है, उन घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने पढ़ा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती है, इन घटनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है।